अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट के साइंस सेक्शन के एमसीक्यूज। जनरली साइंस के 25 एमसीक्यूज आते हैं हर साल, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर साल के जो भी एमसीक्यूज आए हैं, जैसे कि आज हम 2013 के साइंस के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर में हर साल के जितने भी साइंस के सेक्शन में एमसीक्यूज आए हैं उन सबको हम सॉल्व करें और इन्हें समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो आप एमसीक्यूज लेक्चर देख रहे हैं, इनमें आपको बोर्ड पे जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो है बायोलॉजी इज द, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 3। बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और नन ऑफ देम, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स और बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं उनकी, ठीक है। तो जानदारों के जिस्म के बारे में और जानदारों के बारे में पढ़ना ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं और ये नेचुरल साइंस में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल साइंस में ही हम लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। सेकेंड एमसीक्यू आपका साउंड इज अ, साउंड जो है, आवाज जो है वो क्या है, ठीक है। आवाज वेव तो है, लेकिन कौन सी वाली वेव है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ जाता है कि साउंड जो है वो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं या वेव की वो टाइप्स होती हैं जो कि अपने डायरेक्शन जो होता है वेव का, उसके पैरेलल उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारी जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो भी इसी डायरेक्शन के पैरेलल ही वाइब्रेट कर रहे होंगे, परपेंडिकुलर वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसी वेव्स को जिनके वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो एज द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अगला जो एमसीक्यू है वो आपको याद करना है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ की एक्चुअल वैल्यू जो है वो यही है 5.9 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। ये अर्थ की जो वेट है, जो मास है उसका है। तो उसके लिए कोई आज तक इतना बड़ा तराजू तो नहीं बना, लेकिन फॉर्मूलाज के जरिए ये हमने फाइंड आउट किया था कि अर्थ का मास क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू याद करनी है तो आप 5.9 की जगह 6 भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 5.9 को राउंड ऑफ करो तो क्या बनता है? 6 बनता है। तो आप याद कर सकते हैं 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। ये फिजिक्स में अक्सर आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एटॉमिक वेट ऑफ Hg इज। अब Hg क्या होता है? Hg जो है वो एक एलिमेंट है मर्क्यूरी, उसका लैटिन नेम हाइड्रोगायरम है, उससे ये सिंबल लिया गया है Hg, ठीक है। आगे हम जब केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि एलिमेंट्स होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं, उनके लैटिन नेम्स होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट है मर्क्यूरी, वो लिक्विड फॉर्म में अक्सर पाया जाता है, थर्मोमीटर में भी आपने देखा होगा, सिल्वर कलर का जो होता है पानी की तरह, ठीक है। अच्छा, इसका पीरियोडिक टेबल में से एटॉमिक वेट याद करना है, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है, ये याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है ये, ठीक है। इसी वजह से इसके बारे में पूछा जाता है। क्या है इसका? 200.59। अच्छा, इसके बाद अगला जो एमसीक्यू है वो है जाइलम एंड फ्लोएम आर। तो हम जब बॉटनी पढ़ते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तब हम जाइलम और फ्लोएम बहुत ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करवाना, किसकी? फूड की और वाटर की। जाइलम जो है पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर को और सॉल्यूट्स को, जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम वेसल्स क्या करती हैं? फूड की ट्रांसपोर्ट। तो इस एमसीक्यू में आप जाइलम और फ्लोएम पे क्या टिक लगाएंगे? जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज हैं वो ग्रोथ टिश्यूज हैं या फिर वो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं? जाहिर सी बात है कंडक्टिंग टिश्यूज हैं।
क्यों? क्योंकि वो वाटर और फूड की को कंडक्ट करते हैं प्लांट में। जैसे कि फूड है कहाँ बनता है पौधों में, हमें पता है वो लीव्स में बनता है, तो लीव्स से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा? फ्लोएम। जबकि पानी पौधों को कहाँ से मिलता है? रूट से। ठीक है, तो रूट से लेके ऊपर पूरे प्लांट को पानी कौन पहुंचाएगा, कौन कंडक्ट कराएगा? वो होगा जाइलम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम कंडक्ट कराते हैं, तो इसी वजह से ये कंडक्टिंग टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है CH3COOH इज द फॉर्मूला ऑफ। केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलास याद करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एसिटिक एसिड का है। ठीक है, ये याद करना है आपको। अगला एमसीक्यू है लुइस पास्चर वाज अ। लुइस पास्चर कौन था? तो लुइस पास्चर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि बैक्टीरिया से मौजूद होते हैं। उसने पहली बार डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, इसीलिए उसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इसलिए उसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने पहली दफा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था। इसी वजह से इस एमसीक्यू में आप किस पे टिक लगाएंगे कि वो फिजिसिस्ट था, केमिस्ट था या माइक्रोबायोलॉजिस्ट था? तो आप लगाएंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट पे। क्यों? क्योंकि उसी ने तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर उसके दूसरे काम बताऊं तो उसने ये भी बताया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती। ठीक है, मतलब कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इसके अलावा लुइस पास्चर ने और क्या बताया? उसने वैक्सीनेशन भी डिस्कवर की थी। ठीक है, वैक्सीन्स का, जैसे कि रेबीज की वैक्सीन्स हैं और दूसरी एक डिजीज थी उसकी भी उसने वैक्सीन तैयार की थी। ठीक है, अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन डैश यूनिट्स। ठीक है, तो किसी भी चीज का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसे मेजर करना है तो हम वो मोल्स में करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में हम मोल पढ़ेंगे, मोल क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मोल है। ठीक है, ये याद कर लें। जैसे कि लेंथ को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर में। इसी तरह किसी भी चीज का अमाउंट होगा उसको हम मोल्स में मेजर करेंगे। ठीक है, अगला है हु इन्वेंटेड रेडियो। ठीक है, ये तो सबको ही शायद याद होगा कि रेडियो किसने इन्वेंट किया था? वो है मार्कोनी। ठीक है, अच्छा जी, अगला है वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन। अच्छा, नंबर्स। अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लिखूं, जैसे कि मैं लिखूं 1 और फिर आगे 5 6 7 8 9 10 15 20 जीरो लगा दूं, तो अब आप ये इतना बड़ा नंबर कैसे बार बार लिखोगे अपनी कॉपी में? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स एक में बहुत छोटा नंबर लिख दो, 0.00000001। ठीक है, कितना छोटा नंबर है। इतना बड़ा नंबर या इतना छोटा नंबर बार बार हम कॉपी में नहीं लिख सकते, है ना? बहुत बड़े और छोटे नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर जो एक्सट्रीमली लार्ज या एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स हो, उनको मैथमेटिक्स में हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन किस तरह से लिखी जाती है। अगला जो आपका एमसीक्यू है वो है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं वाइब्रेशंस पर सेकंड या फिर साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, मतलब के कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कवर कर रही है या एक सेकंड में कोई चीज कितनी दफा वाइब्रेट हो रही है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे उसकी। ठीक है, और इसका यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम से ही इसका यूनिट बनाया। ओके, नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल इज एन इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर इन द बायोसिंथेसिस ऑफ। अच्छा भाई, कोलेस्ट्रॉल जो है उससे क्या प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में? तो कोलेस्ट्रॉल की सबसे पहले तो हम बोलते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाओगे तो हार्ट डिजीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दूसरे काम भी करता है। वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, हार्मोन्स की एग्जाम्पल क्या याद कर सकते हैं आप? कार्टिसोल और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे
हार्मोन्स हैं, ठीक है। और इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो स्टीरॉइड के जरिए होती है, और स्टीरॉइड को बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल ही चाहिए होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का ये एक मतलब एप्लीकेशन है हमारी बॉडी में, बाकी नुकसान तो आपको पता ही है। अच्छा जी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या, कौन सी गैस है जो घर में हम खाना बनाते हैं, जो गैस होती है चूल्हे में आती है, वो मीथेन गैस ही है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है। मतलब एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं तो मीथेन गैस बनती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। अगर कोई सॉलिड मेटल है उसको मैं हीट कर दूं तो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। कैसे फैला, क्योंकि मैंने उसे क्या किया, हीट किया है, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड मेटल अगर हीट करने पे एक्सपेंड हो रहा है तो हम उसे, इस अमल को कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्म का मतलब हीट ही होता है ना, थर्म हीट। तो इस एक्सपेंशन को हम थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हीटिंग की वजह से ही वो मेटल एक्सपेंड हुआ, फैल गया, पिघलना शुरू हो रहा है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ये अप्लाई होता है रेल की पटरियों में, ठीक है। अच्छा जी, अगला है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ gases at constant mass and temperature is Boyle's law। बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, ठीक है। मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको, वरना हम केमिस्ट्री सेक्शन में वैसे ही इसे डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी चीज का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उससे। अगर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कि एक गैस है वो एक बंद कंटेनर के अंदर है, ऊपर से लिड लगी हुई है, ठीक है। तो उस गैस के ऊपर जो कंटेनर से मैं प्रेशर लगाऊंगी तो उस गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, एनर्जी करेंसी इन आवर बॉडी इज। अगला सवाल है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है। मतलब हमने खाना तो खा लिया, सेल्स ने वो खाना खाने से एनर्जी बनाई है ना, हम बोलते हैं हमें खाना खाते हैं तो ताकत मिलती है। तो वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में या किन पैकेट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होगी, तो वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा एक ऑर्गेनल है, बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, तो वो क्या बनाता है, वही एटीपी बनाता है, इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो एटीपी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद कर ले, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा भाई, in a long periodic table elements are arranged in the increasing order of their dash, ठीक है। अच्छा, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स आपने देखे होंगे ना, पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है। तो ये किस इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखे हैं, ये उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखे हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के ऊपर नहीं रखे गए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए वो पहले रखा, फिर हीलियम रखा उसका 2 है, फिर लिथियम रखा, इस तरह से हमने रखे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये एटॉमिक वेट की बिना पर, उसकी बुनियाद पर हमने रखे थे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन। न्यूक्लिक एसिड कहाँ मौजूद होता है। अब आपके पास बायोलॉजी का ये मुश्किल सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही एक क्रोमोसोम है ना, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जल्दी से टिक लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है, न्यूक्लियस पे नहीं लगाना, और भी ऑप्शंस देखने हैं हमें, ठीक है। देखो, न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ देम। अच्छा, अगर देखा जाए तो डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो अगर इन बाकी ऑर्गेनिल्स में भी देखा जाए, क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट में पाया जाता है, उसके अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, उसमें भी हमारा जो डीएनए होता है वो मौजूद होता है, ठीक है, या आरएनए मौजूद होता है। और न्यूक्लिक एसिड में तो होता ही है, क्योंकि उसमें में तो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर तीनों में है तो अब हम कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, हम लगाएंगे
ऑल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ देम। अगला जो है वो है कि डैश इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए की बैकबोन क्या है, मतलब डीएनए किसका बना है, बैकबोन का मतलब होता है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो डीएनए बना है शुगर एंड फॉस्फेट का, ठीक है। तो आप शुगर एंड फॉस्फेट पे टिक लगाएंगे। आखिरी है इसमें, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सेल आएगा इसमें। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जितने भी जानदार हैं, भले वो एक बैक्टीरिया हो या फिर वो एक शार्क हो, भले वो एक इंसान हो, वो सेल के ही बने होंगे, ठीक है। उनमें सेल लाजमी होने चाहिए। तो ये सारे एमसीक्यूज थे सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में जो आए थे, सेम एज इट इज वही एमसीक्यूज हैं ये, ठीक है। और कौन से साल के थे ये, 2013 के, ठीक है, जनरल साइंस सेक्शन के। उम्मीद है आपको ये सारे समझ आए होंगे। आपको इनको रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इनका कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि यही एमसीक्यूज आएंगे लेकिन घुमा फिरा के आएंगे। तो आपको अगर रट्टा नहीं, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इसको सही से दिमाग में बिठा लेंगे, तो आप ऐसे एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही एमसीक्यूज जो होते हैं इंटरव्यू में रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो वो लोग बार बार दे देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे समझ आए होंगे। ऑल द बेस्ट।